क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पोलर स्टार ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा दोस्तों किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए दोस्तों। सही आंसर इसका सी, उत्तरी तारे को उत्तरी तारे को पोलर स्टार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उत्तरी दिशा में होता है, इसलिए इसको पोलर स्टार कहा जाता है। दोस्तों इसको क्यों पोलर स्टार कहा जाता है, इसका यूज क्या है, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो दोस्तों ये आपको उत्तरी दिशा में दिखाई देगा। आप यदि शाम को आसमान की तरफ देखेंगे, जो तारा सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा होगा वो आपका पोलर स्टार होगा। और इसका यूज क्या है दोस्तों, जो समुद्रों में या महासागरों या सागरों में हम समुद्री यात्राएं करते थे, तो दिशा देखने के लिए एक समस्या होती थी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमें पता नहीं लगता था। तो ये नॉर्थ स्टार जो पोलर स्टार है, इसकी मदद से हम दिशा या का निर्धारण करते थे, दिशा के बारे में जानते थे, उससे हमें पता लगता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा कि पोलर स्टार क्यों इंपॉर्टेंट है। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया, इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट इसका मेन पर्पज़ क्या था प्रारंभ करने का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका मेन पर्पज़ था बाघों की जो घटती हुई संख्या है उसको रोकना, किसी तरह से हम बाघों की संरक्षण करें, उसकी संख्या जनसंख्या को उनकी बढ़ाएं, उनकी जो पॉपुलेशन है बाघों को बढ़ाएं, कहीं वो हमारे देश से ख़त्म ना हो जाएं। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और पहली बार इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से हुई थी। और उससे एक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में अभी तक कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो भारत में अभी तक 53 टाइगर रिजर्व हैं। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों सही आंसर क्या है इसका बताइए। कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बी, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, और इसमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये टाइगर रिजर्व के लिए रिजर्व किया गया। 1974 में भारत सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व के लिए चिन्हित किया गया है। टाइगर रिजर्व इसके अंदर किया जाते हैं, टाइगर को संरक्षित किया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 1955 में हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की जो कान्हा नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। दोस्तों वहीं आप बताइए तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो तमिलनाडु में आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बताइए। तमिलनाडु में मधुमलय राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, और गुजरात में गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। आपको मैंने इस सब क्वेश्चन से रिलेटेड सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। नए क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है लखनऊ पैक्ट जो कि लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है 1916 में हुआ था, किन किन 2 पार्टियों के मध्य हुआ था। तो दोस्तों ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। सही आंसर इसका सी है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य ये हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो लखनऊ समझौता है 1916 वाज मेड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ। जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे AC मजूमदार थे। और 1916 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाल गंगाधर तिलक इसकी लीडरशिप कर रहे थे कांग्रेस की। वहीं मुस्लिम लीग की लीडरशिप कौन कर रहे थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 5th जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वेयर इज़ द वाइल्डेस्ट सेंचुरी, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। तो दोस्तों जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। गुजरात के जो कच्छ के रण का क्षेत्र है वो जंगली गधों के लिए रिजर्व किया गया है। और गुजराती भाषा में जो गधों क्या कहते हैं, घोड़ापुर कहते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है
उससे आप क्या समझते हैं या वो किस काम की यूज आता है? कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कार्बन डेटिंग से जो जीवाश्म मरे जीव जंतु उनकी हड्डियों से हम क्या करते हैं, उनकी आयु का मापन करते हैं कि वो कितनी वर्ष पुरानी है। जैसे पुरातत्व विभाग की जो खुदाई करते हैं उससे जो चीज़ें हमें मिलती हैं उससे हम क्या करते हैं, उनकी आयु का निर्धारण करते हैं कि वो इतने हज़ार साल पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग विधि से दोस्तों सही आंसर क्या है? बी। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इससे आज इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगा। दोबारा ये क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया? तो दोस्तों का सही आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग? सही आंसर है बी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया संविधान सभा ने। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित था। बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। वहीं इसको कितने सेकंड में गाया जाता है ये आपसे पूछा सकते हैं। हम सभी जानते हैं राष्ट्रगान को दोस्तों भारतवासी होने के नाते 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। और सर्वप्रथम दोस्तों ये कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त थे उस समय गाया गया था। पहली बार आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रगान कब गाया गया था, आप कहेंगे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को प्रथम बार गाया गया। वहीं जो तत्वबोधिनी में राष्ट्रगान कब प्रकाशित हुआ? तो 1912 में तत्वबोधिनी में किस शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ ये भी पूछ सकते हैं। तो भारत भाग्य विधाता के नाम से तत्वबोधिनी में 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रकाशित किया। और 1919 में मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो जो राष्ट्रगान से रिलेटेड जितने भी कुछ टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए टाइप किया है जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकेगा, आप C10 में बेहतरीन स्कोर कर सकेंगे। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको समय पर बेल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस वो आपका मिस नहीं हो। मैं सिर्फ 10 दिन के अंदर आपकी इस EVWS पूरी कंप्लीट करूँगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल डोंट वरी, लेकिन अब कर लीजिए, अब आपका बेड़ा पार जरूर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन इसका सही आंसर दोस्तों क्या है आपके अकॉर्डिंग? सही आंसर है सी, विषैले पदार्थ की सांद्रता। दोस्तों बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि उत्तकों में विषैले पदार्थों की जो क्या होती है हमारी सांद्रता बढ़ जाती है, उसको दोस्तों बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि आजकल हम जो भी हरी सब्जियां खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें उर्वरकों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है जिससे जो विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर में आ जाते हैं, हमारे उत्तकों में आ जाते हैं। उनमें उत्तकों में कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए विषैले पदार्थों की बायोमैग्निफिकेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग? अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं है, ऐसा कौन सा घटक है दोस्तों? तो ये सब मैं आपको बताऊँ, सॉइल, प्रोटीन, फास्फोरस, इनमें जीव नहीं है, ये अजैविक घटक हैं। तो सिर्फ फंगी दोस्तों सही आंसर इसका फर्स्ट, फंगी अजैविक घटक नहीं है। फंगी एक जैविक घटक है जो कि मृत प्राय शरीरों को अपघटित करता है। जैसे कोई जानवर मर जाता है, कुत्ता मर जाता है, गाय भैंस बकरी मर जाती है, उसमें जो सड़के वो आपको स्मेल महसूस होती है, बदबू आती है, उसमें वो फंगी लगती है, उनको बॉडी को डिग्रेड करता है और छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के उसको मिट्टी में मिला देता है। तो फंगी एक अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है ग्रीन पीस इंटरनेशनल स्थित कहाँ पर है। तो इसका दोस्तों ऑफिस है जो वो है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम दोस्तों कहाँ पर है? ए इसका सही आंसर है। एम्स्टर्डम है नीदरलैंड में, हॉलैंड या नीदरलैंड में है, एक ही बात है। और मैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय? ये दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है और इसका काम क्या होता है? वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, परमाणु विरोधी मुद्दे, वाणिज्यिक ओवर फिशिंग, जेनेटिक इंजीनियर, तो ये विभिन्न टॉपिक्स पर क्या करता है? अपनी रिसर्च करता है और वर्ल्ड को पब्लिश करता है, उसके बारे में बताता है
कि हमें इससे क्या हानि हो सकती है, इससे क्या लाभ हो सकते हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है। ग्रीन पीस के 55 से अधिक देशों में दोस्तों अब कार्यालय खुल चुके हैं, जो कि हमारे जो धरती है उसको बचाने में, हमारे संसार को बचाने में एक महत्वपूर्ण मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम। कहाँ पर आर्सेनिक से जो वाटर पोल्यूशन होता है वो सबसे अधिक हो रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों डी, पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्सेनिक से प्रदूषित जल पाया जाता है और उस जल को पीने से बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, और जो बीमारी होती है आर्सेनिक युक्त जल पीने से वो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। इस ब्लैक फुट बीमारी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार बहुत सारे नई नई योजनाएं ला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि ये प्रदूषित जल को कम किया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके, जिससे उन्हें बीमारी से बचाया जा सके। सो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्सेनिक से कौन सा रोग हो सकता है जो कि गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र के जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के विषैले पानी को पीने से पश्चिम बंगाल के लोगों को हो रहा है। तो आप कहेंगे ब्लैक फुट नामक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं। पश्चिम घाट के जो दक्कन है वो क्यों शुष्क हैं? तो ये क्योंकि दोस्तों सही आंसर क्या है इसका? ए, रेन शैडो इफेक्ट का प्रभाव है। रेन शैडो इफेक्ट के कारण दोस्तों क्या है? शुष्क हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों पश्चिम घाट के दक्कन, तो पश्चिम घाट में कौन कौन से दर्रे हैं? आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो पश्चिम घाट में एक थाल घाट का दर्रा है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट का दर्रा है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट का दर्रा है, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। और सेनकोट्टा दर्रा है जो कि तिरुवनंतपुरम व मदुरई को जोड़ता है। तो पश्चिम घाट के दर्रे से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है बताइए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों सही आंसर है ए, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अवैध शिकार को रोकना और जंगली जानवरों के मांस का व्यापार को रोकना, जिससे उन्हें संरक्षित किया जा सके। और एक इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें से जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है राज्य की सूची से उसको संवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे यहाँ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ये वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर इकाई होती है वो होती है सौर स्थिरांक। क्या दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? सोलर कांस्टेंट सौर स्थिरांक बोलते हैं। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए किस देश से हमारे जो देश के संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? हमने किस देश से अपने देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यूएसएसआर। यूएसएसआर से दोस्तों क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया। रसिया से हमने क्या लिए? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। जबकि यूएसए से क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये 4 चीज़ें यूएसए से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं। अमेरिका से क्या क्या ली गई मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये 4 चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। और मौलिक जो कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। वहीं आपको बताइए जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, ये किससे लिया गया है? आपातकालीन के समय राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। ऐसे दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकें। सो आगामी जो सीटेट के एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, ये मेरा आपसे वादा है। आप डेफिनेटली उससे अच्छा स्कोर करेंगे। आपको पेशेंस रखना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको लाता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।